हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पार्ट 3 करेंगे। तो पार्ट 3 के अंदर आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पार्ट 3 के अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ ओजोनोलिसिस, यानी ओजोनोलिसिस रिएक्शन का उपयोग क्या है। तो ओजोनोलिसिस रिएक्शन का एक वेरी इंपॉर्टेंट यूज है। क्या यूज है? टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन। एल्कीन का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में ओजोनोलिसिस रिएक्शन जो है उसका उपयोग किया जाता है। कैसे? लेट अस सी। तो स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को चाहिए कि जो एल्कीन है उसका यदि ओजोनोलिसिस किया गया है तो ओजोनोलिसिस करने के बाद उसमें कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड हम लोगों को मिल रहा है, हम लोगों को उसकी जानकारी होना जरूरी है। तो मान लिया जाए कि कोई एक एल्कीन है, मान लिया जाए कि कोई एक एल्कीन है, इसका अगर हम लोग ओजोनोलिसिस किए हैं, इसका यदि अगर हम लोग ओजोनोलिसिस किए हैं तो ओजोनोलिसिस करने के बाद हम लोगों को मिलता है CH3CHO और HCHO। ये अगर हम लोगों को पता है, यानी कि ये एल्कीन है, इस एल्कीन को यदि हम लोग A बोले तो A जो है वो एक एल्कीन है, उसका ओजोनोलिसिस करने के बाद हम लोगों को मिल रहा है एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन? तो स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन क्या होगा? तो स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन निकालना बिल्कुल आसान है। हम लोग क्या करेंगे? जस्ट इस फॉरवर्ड रिएक्शन का इसका रिवर्स रिएक्शन करेंगे। रिवर्स रिएक्शन करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ पे ये दोनों क्या है? दोनों एक एल्डिहाइड है, ये है एसिटल्डिहाइड, ये है फॉर्मल्डिहाइड। तो दोनों कार्बोनिल कंपाउंड को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? हम लोग क्या करेंगे कि ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है यानी जो एल्डिहाइड है, इसका जो ऑक्सीजन पार्ट है यानी कि कार्बोनिल ऑक्सीजन है, इसका जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है और इसका जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है उसको क्या करेंगे? हम लोग फेस टू फेस सामने लाकर लिखने की कोशिश करेंगे। कैसे? देखते हैं। एसिटल्डिहाइड जो है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से। ये हो गया इसका कार्बोनिल, कार्बन का ये ऑक्सीजन है, राइट? अच्छा, उसके साथ और क्या था? फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड का जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? डबल बॉन्ड OCH। ये यानी कि एसिटल्डिहाइड को लिखा जा सकता है ऐसे, फॉर्मल्डिहाइड को लिखा जा सकता है इस प्रकार से। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे जस्ट ये दोनों जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को ओमिट कर देना है, इस ऑक्सीजन को यहाँ पे हटा देना है। हटा देने के बाद ये जो दोनों कार्बन है, दोनों कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड चला आएगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा हम लोगों का? मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन जो होगा वो होगा ये। अब ये है क्या? अगर हम लोग इसको गौर से देखें तो ये हम लोग को पता चलेगा ये है, ये क्या नाम है इसका? प्रोपीन। तो प्रोपीन वो एल्कीन है जिसका ओजोनोलिसिस करने से हम लोगों को एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड मिल रहा है। तो यदि अगर हम लोगों से पूछा जाए कि एन एल्कीन A अपॉन ओजोनोलिसिस फॉर्म्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन, तो भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इस प्रोसीड्यूर को फॉलो करना पड़ेगा। तो प्रोसीड्यूर क्या है? बिल्कुल सिंपल। एक बार मैं फिर से बोलता हूं, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? जो दोनों कार्बोनिल कंपाउंड है या जितना भी कार्बोनिल कंपाउंड है उसका कार्बोनिल ऑक्सीजन को, कार्बोनिल ऑक्सीजन CARBONYL, कार्बोनिल ऑक्सीजन, कार्बोनिल ऑक्सीजन मतलब ये पार्ट, ये जो C डबल बॉन्ड पार्ट है, ये पार्ट हर एक एल्डिहाइड या हर एक कार्बोनिल कंपाउंड में पाया जाएगा। इस पार्ट को हम लोग को क्या करना? फेस टू फेस सामने रखना है। अगर एक कार्बोनिल कंपाउंड को अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं तो दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड को या कार्बोनिल ऑक्सीजन को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? फेस टू फेस लिखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग? जस्ट इसको यहाँ से इसको ओमिट कर देंगे तो जो स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन हो जाएगा वो हो जाएगा ये, राइट? दिस इज वेरी इजी। तो ये था हम लोगों का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कीन। तो हम लोग और एग्जांपल देखते हैं। तो मान लिया जाए ठीक उसी तरह से यहाँ पे एसिटल्डिहाइड था। अब हम लोग मान लेते हैं कि इसके जगह पे फॉर्मल्डिहाइड जो है, इसके जगह पे मान लिया जाए एसीटोन है, ठीक है? इसके जगह पे है एसीटोन, CH3CO CH3 एसीटोन। तो स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन क्या होगा? क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। हम लोग क्या करेंगे? उसी प्रोसीड्यूर को फॉलो करेंगे। एसिटल्डिहाइड का जो कार्बोनिल पार्ट है हम लोग C डबल बॉन्ड O, ये पार्ट ऐसे लिखेंगे इसके साथ, यानी कि ये दोनों हम लोग लिख चुके हैं। बचा क्या है? H और CH3, H यहाँ CH3 यहाँ।
आप लोग H यहाँ भी लिख सकते हैं, CH3 यहाँ भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री उतना कोई यूजफुल नहीं है फिलहाल इस रिएक्शन के लिए। प्लस इसके बाद ये हो गया C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, बचा CH3 बचा CH3 इधर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डबल बॉन्ड ओमिट कर देंगे, तो ये मिल गया हम लोगों को प्रोडक्ट। ये अब इसका नाम क्या है, इसको हम लोग सिंप्लीफाइड वर्ड ऐसे लिख सकते हैं, सिंपली इस तरह से। अब इसका नाम क्या होगा, नेमिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या होगा 2-मिथाइल ब्यूटटूइन। क्या नाम होगा 1 2 2-मिथाइल ब्यूटटूइन। इसका नाम 3-मिथाइल ब्यूटटूइन, ब्यूट-3-टूइन नहीं होगा, इसका नाम होगा 2-मिथाइल ब्यूटटूइन। ठीक है, क्योंकि जो CH3 क्या है वो एक सब्स्टिट्यूएंट है जो कि राइट साइड से वो करीब में है। उसका अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे तो वो इधर से 2 नंबर मिलेगा और इधर से नंबरिंग करेंगे तो वो 3 नंबर में जाएगा। खैर वो बात की बात है। तो हम लोगों का मेन जो प्रोडक्ट है यहाँ पे जो एल्कीन होगा वो होगा ये एल्कीन। तो ये एल्कीन क्या था, ये एल्कीन A था जिसका हम लोग ओजोलिसिस किए। ओजोलिसिस करने से क्या मिल रहा है हम लोग को, एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन मिल रहा है। ठीक है, हमें क्लियर। अच्छा, तो चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा चेंज, यानी कि मान लिया जाए कि फिर उसी तरह से ये एल्कीन जो है वो A है, इसका ओजोलिसिस किया गया है। ओजोलिसिस करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एसिटाल्डिहाइड एंड सपोज एसीटोन। So how will we frame this question? We could write as an alkene A upon ozonolysis followed by reductive workup produces carbon dioxide 1 molecule, acetaldehyde 1 molecule and acetone 1 molecule. Now find the structure of alkene. हम लोग क्या करना पड़ेगा, एल्कीन का स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसे होता है, ये हम लोग को जानना ही होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड में C डबल बॉन्ड हो एक इधर है और कार्बन डाइऑक्साइड में C डबल बॉन्ड हो एक इधर है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ये। अब इसके साथ हम लोग क्या करना पड़ेगा, एसिटाल्डिहाइड का जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है ये। अब इसके साथ क्या बचा, H और CH3। अब ये बचा, इसके साथ इसका जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है वो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ये। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन को रिप्लेस किया जाए, यहाँ से ऑक्सीजन को हटाया जाए, तो जो प्रोडक्ट होगा लेट अस सी, CH3 डबल बॉन्ड C, कहाँ पे है हम लोग, CH3 हो गया C। इसके बाद ये जो है यहाँ पे C चला आया, फिर डबल बॉन्ड C और फिर CH CH3। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4 हो गया, 1 मिनट। तो ये हो गया H, ये हो गया CH3। तो इसका मतलब हम लोग का जो प्रोडक्ट है वो हो गया ये जो एल्कीन है, ये एल्कीन है A। अगर हम लोग इसका ओजोलिसिस करें तो हम लोगों को ये प्रोडक्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोगों को ओजोलिसिस रिएक्शन का यदि अगर हम लोग को प्रोडक्ट पता है तो हम लोग एल्कीन का स्ट्रक्चर को आसानी से डिटरमाइन कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो चलिए और कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, थोड़ा कुछ साइक्लिक मॉलिक्यूल हो जाए। तो अब हम लोग मान लेते क्या है कि फिर एक क्वेश्चन है कि एन एल्कीन A अपॉन ओजोनोलिसिस फॉर्म ग्लायोक्सल, Now the question is how many glyoxal we can take? We can take 2 molecule glyoxal, we can take 3 molecule glyoxal, we can take 4 molecule glyoxal and so on. So here the question is alkene. Now an alkene A upon ozolysis forms 2 molecule of acetaldehyde. तो प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट यहाँ पे सिर्फ बिल्कुल लिखना बिल्कुल आसान है। हम लोग क्या करेंगे, ये जो ग्लायोक्सल है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लायोक्सल। क्या कहते हैं, ग्लायोक्सल। तो ग्लायोक्सल में जो कार्बोनिल ऑक्सीजन जो पार्ट है वो हो गया ये, और यहाँ पे ये हो गया इस तरह से, ये हो गया 1 मॉलिक्यूल ग्लायोक्सल। ठीक,
अब हम लोग क्या करना है, इसके साथ 2 मॉलिक्यूल ग्लाइकोजल ऐड करना है, तो ये हो गया 1 मॉलिक्यूल। अब इस कार्बोनिल ऑक्सीजन के सामने इसी ग्लाइकोजल को यदि अगर हम लोग उल्टा करके लिख दें, यानी कि जस्ट इसका मिरर इमेज, इसका जस्ट मिरर इमेज लिखे, यानी कि मिरर इमेज को यदि अगर हम लोग ड्रॉ कर ले बिल्कुल इस तरह से, ये क्या होगा, यदि अगर हम लोग यहाँ पे मिरर रखा जाए तो ये क्या होगा, जस्ट इसका मिरर इमेज जस्ट ऑपोजिट। तो इस तरह से अगर हम लोग 2 मॉलिक्यूल ग्लाइकोजल को ड्रॉ कर लिए, ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को निकाला जाए, यहाँ से भी ऑक्सीजन को निकाला जाए, तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट देखने से पता चलेगा क्या कि प्रोडक्ट जो है वो एक साइक्लिक मॉलिक्यूल है। किस तरह से, सी 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 सी, तो देखा जाए CH 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 CH, ठीक। अब ये और इस कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, इसका मतलब डबल बॉन्ड जो होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे ये कार्बन और ये कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा। तो ये क्या है, ये एक साइक्लिक मॉलिक्यूल है, इसका नाम क्या है, साइक्लोब्यूटाडाइन। क्या नाम है, साइक्लोब्यूटाडाइन। तो साइक्लोब्यूटाडाइन वो एल्कीन था जिसका ओजोनोलिसिस करने पर हम लोग को क्या मिल रहा है, 2 मॉलिक्यूल ग्लाइकोजल मिल रहा है, ठीक है, ठीक। अच्छा, और हम लोग एग्जांपल लेते हैं। तो अब देखा जाए, यहाँ पे मान लिया जाए ये क्या करे, ये 3 मॉलिक्यूल जो है ये ग्लाइकोजल फॉर्म कर रहा है। तो ये हम लोग को पता है कि यदि अगर हम लोग एल्कीन है या कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अगर उसका अगर हम लोग ओजोनोलिसिस कराया जाए तो 3 मॉलिक्यूल ग्लाइकोजल फॉर्म करता है, तो वो कौन है, वो बेंजीन है, ये हम लोग को पता है। तो हम लोग उसको ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, इस तरह से, ये हो गया कार्बोनिल ऑक्सीजन, इसके साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड O H CH डबल बॉन्ड O, अब यहाँ पे हम लोग को प्लस O डबल बॉन्ड C, फिर C डबल बॉन्ड O H H, यहाँ पे प्लस का निशान, ठीक है, ठीक, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड यहाँ से निकालेंगे O, यहाँ से O को निकालेंगे, यहाँ से O को निकालेंगे, तो कितना कार्बन हो गया कुल मिलाकर, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 6 कार्बन का रिंग बना इस तरह से। और हर एक कार्बन के पास देखिए क्या है, H है, हर एक कार्बन इसके पास H, इसके पास H, इसके पास H है ना, हर एक कार्बन के पास क्या है, H है। तो यहाँ पे हम लोग H डाल देते हैं। अब वाकई में ये बेंजीन है कि नहीं है देखते हैं हम लोग, ठीक। अच्छा, अब देखिए कि अगर हम लोग इसको 1 कहें, इसको 2 कहें, इसको 3 कहें, इसको 4 कहें, 5 कहें, इसको 6 कहें, तो यहाँ पे यार नंबरिंग कर ले 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, 2 और 3 के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो 2 और 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। आगे 3 और 4 के बीच में यहाँ पे ऑक्सीजन इलिमिनेट हुआ है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड पुट करना पड़ेगा, किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में, तो 3 और 4 ये हो गया। सिमिलरली 4 और 5 के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड, ठीक है। 5 और 6 के बीच में क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन था, तो वहां पे क्या करना था, हम लोग को डबल बॉन्ड पुट करना था, तो 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड पुट कर दिया, ठीक है। तो दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट, दिस मॉलिक्यूल इज बेंजीन। We all know that benzene is a conjugated molecule having 6 pi electron. How many pi electron? 6 pi electron. It is aromatic in nature. It is aromatic in nature. So ग्लाइकोजल जो है 3 मॉलिक्यूल अगर बनता है, तो 3 मॉलिक्यूल ग्लाइकोजल किस एल्कीन व किस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनता है, वो बनेगा बेंजीन से। तो बेंजीन वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसका ओजोनोलिसिस करने से हम लोग क्या मिल रहा है, 3 मॉलिक्यूल ग्लाइकोजल मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, और कुछ हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है सभी को, ओके। ठीक है। तो एक और बढ़िया सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ये हो गया, ये हो गया,
ठीक है। तो ये था हम लोग का ये एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में है वो होगा क्या कि ये एक एल्कीन था, अगर उसका ओजोलिसिस कराया जा रहा तो ये एक कीटो कंपाउंड जो है वो ट्राई कीटो कंपाउंड, यहाँ पे भी कीटो कंपाउंड, यहाँ भी कीटो कंपाउंड, यहाँ भी कीटो कंपाउंड, ये कीटो कंपाउंड बन रहा है अलॉन्ग विथ CH2O, अलॉन्ग विथ CH2O। तो CH2O जो है वो क्या है, ये फॉर्मल्डिहाइड है। तो CH2O को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH2O को हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो बता दिया CH2 जो फॉर्मल्डिहाइड है, तो ये जो कीटो कंपाउंड है और उसको हम लोग क्या करना, फॉर्मल्डिहाइड के साथ ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कीटो कंपाउंड जो है हम लोग किस तरह से एल्कीन का स्ट्रक्चर को निकाल सकते हैं, देखा जाए हम लोग क्या कर सकते हैं, किस किस कार्बोनिल ऑक्सीजन को एक साथ ले सकते हैं। तो हम लोग के पास पॉसिबिलिटी क्या है, इस कार्बोनिल ऑक्सीजन और इस कार्बोनिल ऑक्सीजन को एक साथ ले सकते हैं, उसके बाद इसका कार्बोनिल ऑक्सीजन और इसका कार्बोनिल ऑक्सीजन को एक साथ ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का नंबर 1 पॉसिबिलिटी। तो अगर हम लोग इसको नंबर कर दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 और 4 के बीच में, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सबसे पहले 1 और 4 के बीच में। तो 1 और 4 के बीच में अगर हम लोग को करना है तो प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, देखा जाए इस तरह से। तो 1 और 4 के बीच में ये था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन का चेन है। तो 1 और 4 के बीच में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। और 5 के साथ क्या एडिशन होगा, ये एडिशन होगा, सॉरी 6 के साथ, यानी कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड होता तो यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2, ये होगा। तो यहाँ पे देखा क्या जा रहा है कि ये जो है ये रिंग कितना कार्बन का है, 4 कार्बन का है, 1 2 3 4 1 2 3 4। ये कार्बन कितना चेन का है, ये जो रिंग है कितना कार्बन चेन का, 4 कार्बन का रिंग है, 4 कार्बन का रिंग है। और ये जो है ये कितना कार्बन का रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का रिंग है। अच्छा 1 4 हो गया ये। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 और 6 के बीच में हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट 1 और 6 के बीच में, तो 1 और 6 के बीच में अगर हम लोग देखा जाए तो क्या हम लोग को मिलेगा, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 कार्बन हो गया एक तरफ, ठीक है। तो 6 कार्बन हो गया हम लोग का इस तरह से, ठीक है। ये हो गया हम लोग का, मान लिया जाए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 और 6 के बीच में लिंकअप हुआ है। किसके बीच में, 1 और 6 के बीच में लिंकअप हुआ है। तो 1 और 6 के बीच में हम लोग के पास क्या हुआ है, लिंकअप हुआ है, ठीक है। अच्छा 1 और 6 के बीच में लिंकअप हुआ है, इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे ही भी दिखा सकते हैं, जस्ट नंबरिंग में चेंज करना है, 1 6 2 3 4 5। तो 1 और 6 के बीच में लिंकअप हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, डबल बॉन्ड, ठीक है। ये 1 और 6 के बीच में लिंकअप होगा तो 1 और 6 के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड। अच्छा अब बचा कितना, 7 8 9 10, कितना कार्बन बचा, 4 कार्बन। तो ये हो गया 1 2 3 4। तो 1 के साथ कौन सा है, ये 10 नंबर, ये 9, ये 8, ये 7। तो अगर हम लोग 1 और 6 को अगर हम लोग एक साथ लेते हैं तो हम लोग के पास क्या बनेगा, ये एल्कीन बनेगा। इसके साथ जो 4 नंबर कार्बन था वहां पे C डबल बॉन्ड होता, तो 4 नंबर जो वहां पे है वहां पे क्या होगा, CH2, ये। तो ये एल्कीन हम लोग का बन गया 1 और 6 के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। एक और हम लोग कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, 6 और 4 के बीच में कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो 6 और 4 के बीच में अगर हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे, 6 और 4 के बीच में अगर हम लोग कॉम्बिनेशन करें तो इस तरह से होगा, और यहाँ पे CH2, ये एल्कीन आएगा। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये कितना कार्बन का चेन है, 3 कार्बन का चेन है। तो देखा जाता क्या है कि इस एल्कीन का अगर हम लोग ओजोलिसिस करते हैं तो ये कीटोन और ये एल्डिहाइड मिलता है। तो इन दोनों को अगर आपस में अगर हम लोग जोड़े तो हम लोग के पास कुल मिलाकर 3 पॉसिबिलिटीज है, ये वाला, दिस वन एंड दिस वन। तो अगर पूछा जाए कि तीनों में से मेजर कौन सा है, तीनों में से मेजर कौन सा है, तो तीनों में से मेजर जो है वो ये वाला स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये भी 6 कार्बन का चेन है, ये भी 6 कार्बन का चेन है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो दोनों क्या है, दोनों एक तरह से हेक्सागोन है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में।
ठीक, तो क्योंकि 6 कार्बन का जो चेन 6 कार्बन का जो साइक्लिक रिंग जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। हम लोग को पता है कि 6 कार्बन वाला रिंग जो है वो मोर स्टेबल देन 5 कार्बन, देन 4 कार्बन, देन 3 कार्बन। अगर 6 से ऊपर जाए तो, जो कि यहाँ पे हम लोग को मिला है, तो ऊपर जाए तो 7, 8 एक्सेट्रा। इसका मतलब 6 वाला जो कार्बन का जो रिंग होगा दैट रिंग विल बी मोस्ट स्टेबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस मॉलिक्यूल में स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन STRAN, स्ट्रेन जो है वो काफी कम होता है, सबसे कम होता है किसमें? जो 6 कार्बन वाला रिंग है वो। तो इस को हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक थ्योरी है, उस थ्योरी का नाम है बायर स्ट्रेन थ्योरी। बायर स्ट्रेन थ्योरी। इस थ्योरी से देखा क्या गया है, इस थ्योरी में बोला गया है कि किस मॉलिक्यूल मीन्स कितना कार्बन का चेन वाला जो रिंग है किसमें ज्यादा स्ट्रेन है। यानी कि ये थ्योरी क्या बताएगा हम लोगों को? स्टेबिलिटी ऑफ अ साइक्लिक मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ अ साइक्लिक मॉलिक्यूल, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो खैर उस थ्योरी का मेन बात यही है, मेन मुद्दा उस थ्योरी का यही है कि उस थ्योरी से बताया गया है कि 6 कार्बन का जो रिंग है वो मोस्ट स्टेबल होगा, देन 5 मेंबर, देन 4 मेंबर एंड देन 3 मेंबर एज वेल। तो चूंकि ये 6 मेंबर्ड का रिंग है विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, सो दिस एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो अगर एग्जाम में अगर ऑप्शन रहे, ये भी ऑप्शन रहे, ये भी ऑप्शन रहे, ये भी ऑप्शन रहे और कुछ दूसरा भी रहे, तो हम लोग को अगर हम लोगों से पूछा जाए कि विच ऑफ द एल्कीन विल बी प्रीडोमिनेंटली फॉर्म, तो हम लोग को लिखना होगा दिस एल्कीन। ठीक है, या अगर हम लोगों से पूछा जाए कि व्हाट विल बी द पॉसिबल एल्कीन फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू कार्बोनिल कंपाउंड, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? वहां पे 3 ऑप्शन रहेगा, ये तीनों में से अगर रहता है तो तीनों को टिक करना होगा, या तो कोई एक रहेगा तो कोई एक, वो डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक, तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन है जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देखते हैं। बिल्कुल इसी थ्योरी के ऊपर आधारित है, स्ट्रेन के ऊपर। ठीक है, स्ट्रेन के ऊपर, जहां पे हम लोगों ने देखा क्या कि 6 कार्बन चेन वाला जो है वो मोर स्टेबल, देन 5 कार्बन, देन 4 कार्बन, देन 3 कार्बन। ओके, तो एक क्वेश्चन फिर उसी के ऊपर है कि एन एल्कीन अपॉन ओजोनोलिसिस फॉर्म्स this molecule, forms this molecule. Now predict the structure of alkene. Predict the structure of alkene. तो यहाँ पे हम लोगों को देखा जाएगा, कुल मिलाकर हम लोग यहाँ पे उसी तरह से प्रोडक्ट को निकालेंगे। कैसे? हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसके बीच में कॉम्बिनेशन करके देखेंगे। ठीक है, यदि अगर हम लोग इसको नंबरिंग कर दिया जाए, सिर्फ कार्बोनिल ऑक्सीजन को अगर हम लोग नंबर करते हैं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। यहाँ पे मैंने जो नंबरिंग किया है सिर्फ कार्बोनिल ऑक्सीजन को ही नंबरिंग किया है फॉर आवर सिंप्लिसिटी। तो अगर हम लोग कॉम्बिनेशन करें 1 और 2 के बीच में, अगर हम लोग कॉम्बिनेशन करें 1 और 2 के बीच में, तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? 3 और 4 के बीच में। तो ऑटोमेटिक जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन होगा वो किसके बीच में होगा? 3 और 4 के बीच में। तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस हम लोग का प्रोडक्ट क्या होगा? ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा, 1 और 2 के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। उसी तरह से 3 और 4 के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। तो जस्ट राइट डाउन द प्रोडक्ट। ये हो गया, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे C, यहाँ पे C, इसके बीच में डबल बॉन्ड। यहाँ पे बचा क्या? यहाँ पे बचा H, वहां पे भी क्या बचा? H। ये हो गया क्या? हम लोगों का एक कॉम्बिनेशन, यानी कि 1 प्रोडक्ट। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 और 1 के बीच में कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, और 3 और
2 के बीच में कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो होगा वो हम लोग कर सकते हैं 1 4 प्लस 2 3। अगर ये कॉम्बिनेशन करें तो प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, ये बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड देखा जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड देखा जाएगा। यहाँ पे एक CH3 ग्रुप, यहाँ पे H, ठीक है वो रहने दो, यहाँ पे CH3, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो देखा क्या जाता है कि यहाँ पे ये कितना कार्बन का रिंग है, 3 कार्बन का रिंग है, और यहाँ पे क्या है, ये 4 कार्बन का रिंग है। तो दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल होगा या मेजर होगा? दिस प्रोडक्ट विल बी स्टेबल बिकॉज दिस प्रोडक्ट हैज लेस स्ट्रेन। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ 4-membered cyclic ring while this is a 3-membered cyclic ring. So as per Bayer's strain theory, we know that 4-membered rings are more stable comparing to 3-membered ring. So that's all. तो ये था हम लोगों का ओजोलिसिस रिएक्शन का यूज, जिसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्कीन का स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं। कब? जब एल्कीन का ओजोलिसिस का प्रोडक्ट हम लोग को पता रहे तब। ठीक है, तो थैंक यू।